हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम करने जा रहे हैं सीएमए इंटर लॉ के लिए जो कि अमेंडमेंट्स आई हैं पेपर के अंदर, जो चेंजेस आए हैं रेलेवेंट फॉर जून 23 अटेम्प्ट। कोई खास अमेंडमेंट नहीं आई है इस बार। 3 पेज की अमेंडमेंट है सारी। एक दो तीन भी क्या बोलूं, 2.5 पेज की अमेंडमेंट है। ठीक है, छोटी छोटी अमेंडमेंट है, कोई खास नहीं है। अच्छा, आपको पता होगा आपके लिए जो पेपर में अमेंडमेंट रेलेवेंट होती है, पेपर से 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट रेलेवेंट होती है। मतलब जो बच्चे अभी जून 23 में अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए नवंबर 2022 तक जितनी भी अमेंडमेंट आई है वो रेलेवेंट है। अब मैं बताने के जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही इस कोर्स में हैं, फेल हो चुके हैं, या पहले कभी रजिस्ट्रेशन करवाए थे लेकिन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया। तो किस किस के लिए कौन कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट है उसके हिसाब से सुनना। मैं दो तरीके से बता रहा हूं और ये अमेंडमेंट दोनों के लिए रेलेवेंट है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी और न्यू सिलेबस वालों के लिए भी। मैं पहले दो चीजें बता देता हूं। यहां पे हम लिख देते हैं ओल्ड सिलेबस, एंड यहां पे हम लिख देते हैं न्यू सिलेबस। ये अमेंडमेंट दोनों के लिए ही रेलेवेंट है। मैं पहले ना अपने बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, फिर मैं आउटसाइडर्स के हिसाब से बात करूंगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने हमारे से क्लास ली है, अगर वो न्यू सिलेबस के हैं और उनके पास हमारी फर्स्ट एडिशन बुक है, क्योंकि आपको पता होगा ना न्यू सिलेबस तो पहली बार आया है, तो उसकी हमने फर्स्ट एडिशन बुक लॉन्च करी थी जो पहली बार आई थी। अगर उनके पास हमारी फर्स्ट एडिशन बुक है तो आपको ये वाली अमेंडमेंट करनी है। तो आपको ये जून 23 वाली अमेंडमेंट करनी है। जून 23 वाली अमेंडमेंट करनी है। लेकिन अगर आपके पास हमारी सेकंड एडिशन बुक है जो हमने अभी अभी लॉन्च करी है, वो तो भी डिस्पैच होनी शुरू ही नहीं हुई, वो तो कल से डिस्पैच होगी, तो भूल जाओ, भी तो सबके पास फर्स्ट ही होगी। सेकंड एडिशन बुक कल से डिस्पैच होनी शुरू होगी। तो जिनके पास अब हमारी सेकंड एडिशन बुक आ जाएगी, हो सकता है आप लोग वीडियो बाद में देखो, जिनके पास हमारी सेकंड एडिशन बुक होगी उनको ये जून 23 वाली अमेंडमेंट नहीं करनी है, उनकी बुक में ऑलरेडी कवर होगी। तो जिनके पास जो हमारे न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, उनके पास अगर हमारी फर्स्ट एडिशन बुक है तो आपको जून 23 वाली अमेंडमेंट करनी है ना। और ये 3 ही पेज है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, मेरी बुक जो मैंने आपके पास भिजवाई थी, जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो एज इट इज, वो सब ओके है। बस ये 3 पेज और पढ़ लेना बाद में, ये 2.5 पेज बस। आप पूरे अपडेटेड हो जाओगे जून 23 अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर आपके पास हमारी सेकंड एडिशन बुक है तो आपको जून 23 वाली भी नहीं करनी, ये आपकी बुक में ऑलरेडी कवर ही होगी। ये अभी मैं एग्जिस्टिंग बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं न्यू बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, जो आउटसाइडर्स हैं, जिन्होंने हमसे क्लास नहीं ली है। अगर आप आउटसाइडर हो, आपने हमसे क्लास नहीं ली है, तब भी आपको जून 23 वाली अमेंडमेंट तो करनी ही है, बात खत्म। तो जो न्यू सिलेबस हो, क्योंकि आपका स्टडी मैट अपडेटेड ही था जो अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से आया था, तो ले देखिए जून 23 वाले जो भी बच्चे हैं, जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, वो भले ही हमारे हो या हमारी एकेडमी के गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे हो या आउटसाइडर्स हो, जून 23 वाली अमेंडमेंट सबको करनी है, सबको करनी है। मैं और आप मेरे से इसके नोट्स ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे लेने बता दूंगा अभी। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, मैं पहले उनके लिए अपने वालों की बात करता हूं। अगर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के पास हमारी 6th एडिशन बुक है, कौन सी बुक है? 6th एडिशन बुक, तो आपको ये जून 23 वाली अमेंडमेंट करनी है। अगर आपके पास हमारी 5th एडिशन बुक है तो आपको ये जून 23 वाली अमेंडमेंट भी करनी है। और आपको जो दिसंबर 22 जो निकल चुका है टाइम, उसके लिए जो अमेंडमेंट रेलेवेंट थी वो भी करनी है। और दिसंबर 22 की अमेंडमेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी थी, उसके नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी थी, उसी वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ओल्ड सिलेबस वाले, अगर उनके पास हमारी 6th एडिशन बुक है तो उनको खाली बस ये 3 पेज और पढ़ने हैं, बाकी जो उनकी बुक है वो ओके है। ये 3 पेज और पढ़ने हैं, जून 23 वाली अमेंडमेंट पढ़नी है बस। लेकिन अगर उनके पास हमारी 5th एडिशन बुक है तो उनको ये जून 23 वाली अमेंडमेंट भी करनी है और दिसंबर 22 के लिए जो अमेंडमेंट रेलेवेंट थी वो भी करनी है। नोट्स में आपको दोनों के दे दूंगा। जून 23 वाली अमेंडमेंट वीडियो यही है जो भी मैं पढ़ाऊंगा, और दिसंबर 22 वाली ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बना रखी थी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और जो आउटसाइडर्स वाले बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, वो लोग मेरे से जून 23 वाली भी ले लेना, दिसंबर 22 वाली भी ले लेना, आप ये दोनों कर लेना, ठीक है। आउटसाइडर्स वाले बच्चे, क्योंकि मेरे को नहीं पता उनके टीचर ने कितना कराया हो, कहां नहीं कराया हो, तो मैं 2 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट तुम मेरे से ले लेना, ठीक है। तो ले दे के बात समझ आ गई। तो हमने क्या बोला, तो जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, भले वो मेरे हो या आउटसाइड दूसरी एकेडमी के हो, आपको खाली एक ही अमेंडमेंट करनी है, खाली जून 23 वाली। आपको दिसंबर 22 वाली नहीं करनी, वो आपकी बुक में ऑलरेडी कवर्ड ही होगी। लेकिन जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, तो उसमें मैंने क्या बोला, अगर वो आउटसाइड वाली एकेडमी के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं है, गूगल ड्राइव पेन वाले हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो आपको जून 23 दिसंबर 22 दोनों करनी है। अगर वो हमारे स्टूडेंट है तो आप देखना आपके पास एडिशन कौन सा है। अगर आपके पास हमारी 6th एडिशन बुक है तो आपको जून 23 वाली करनी है। अगर आपके पास हमारी 5th एडिशन बुक है तो आपको जून 23 दिसंबर 22 दोनों करनी है। और अगर आपके पास हमारी 7th एडिशन बुक है जो हमने नई नई लॉन्च करी है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए,
तो आपको कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी, सब कुछ उसी के अंदर कवर है। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गई बात कि अमेंडमेंट कौन कौन सी किस किस को करनी है, ये बात आ गई। हाँ, वो अलग बात है कि तुम जब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, तो मैं तुम्हारे को दोनों अमेंडमेंट दे दूंगा, जून 23 वाली भी दे दूंगा, दिसंबर 22 वाली भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पूछने बैठूंगा कि ओल्ड वाला कौन सा, न्यू वाला कौन सा है। मैं तो आपको दोनों अमेंडमेंट दे दूंगा, जून 23 वाली भी और दिसंबर 22 वाली भी। बस आप अपने हिसाब से ये वाली बात सुन के अपने हिसाब से कर लेना। अगर आप न्यू सिलेबस वाले तो आप खाली जून 23 वाली करना, दिसंबर 22 वाली को इग्नोर कर देना। और अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो तो आप देखना कि अगर हमारे हो तो आप पे कौन सी एडिशन बुक है उसके अकॉर्डिंग करना, और अगर आउटसाइडर हो तो जून 23 दिसंबर 22 दोनों कर लेना। अब नोट्स लेने के लिए क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिख के आपको भेजनी है। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे CM में इंटर, एंड आपका पर्पस, पर्पस में आप लिखोगे अमेंडमेंट्स फॉर जून 23। आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8802233513। आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको अमेंडमेंट नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, आप खाली जून 23 लिख के दोगे, वो अलग बात है कि मैं तुम्हारे को दोनों शेयर करूंगा, दिसंबर 22 वाली भी, जून 23 वाली भी। लेकिन मैंने बता दिया आपको करनी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है जी, चलो करते हैं अमेंडमेंट स्टार्ट। और इसे अमेंडमेंट नोट्स का कोई चार्ज नहीं है, वैसे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है नीचे की तरफ, 8802233513, यही नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। तो आपको अब अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। छोटी सी, पूरी सारी अमेंडमेंट करा दूंगा, छोटी सी वीडियो बनेगी, 1-1.5 घंटे की जो भी होगी, हो सकता है 1 घंटे की भी ना हो, देखते हैं कितनी बनती है। स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा तुम्हारे को। लव यू ऑल, टाटा। और चैनल पे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे मैराथन्स वगैरह भी आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को। तो गाइज अब हम स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 85, और इसके अंदर अमेंडमेंट आई है बहुत तगड़ी, पूरी लिमिट ही चेंज कर दी, मतलब ये समझो कि डेफिनेशन ही बदल दी पूरी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं इस डेफिनेशन को लेकर, स्मॉल कंपनी को लेकर, कि जब मैं बोल रहा हूं स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी का मतलब है यहां पे बेस्ड ऑन इट साइज, कि मतलब ये स्मॉल किस वजह से है कि इसका साइज बहुत छोटा है। अब साइज का मतलब मैं बिल्डिंग का साइज नहीं बोल रहा, साइज का मतलब इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, उसका टर्नओवर जो है, उसका अमाउंट छोटा है, तो इसलिए उन्होंने इसको बोला स्मॉल कंपनी। अब वो कितने अमाउंट तक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी अभी हम वो समझेंगे इसके बारे में। और क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी आई है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। और इसमें बार बार अमेंडमेंट आ रही है, ये तीसरी बार बदली है डेफिनेशन। वो तीसरी बार क्यों बदली है, पहले क्या लिमिट हुआ करती थी, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल कंपनी को। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, तो लॉ कहता है कि जी स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक कंपनियां छोटी कंपनियां नहीं होती। एक्चुअल में क्या है कि यहां पे स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी का स्टेटस देने का लॉजिक ये है कि जो कंपनी इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर गई, उसको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलेंगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गई, तो आपको जैसे एक नॉर्मल कंपनी को 1 साल में डायरेक्टर्स के लिए 4 बोर्ड मीटिंग करवानी होती है, स्मॉल कंपनी 1 साल में 2 बोर्ड मीटिंग भी करवा लेगी तो चलेगा, उनको 4 की जगह 2 भी करवा लेगी तो चलेगा, मतलब एक फायदा मिल गया। नॉर्मल कंपनी को अपनी जब बैलेंस शीट बनाती है, तो उसको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों चीजें बनानी पड़ती हैं। लेकिन स्मॉल कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाएगी तो चलेगा। नॉर्मल कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, लेकिन अगर स्मॉल कंपनी अपनी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं भी करेगी तो चलेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि स्मॉल कंपनी, अगर आप एज पर दिस एक्ट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। और ये क्या कहता है कि स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है, पहले तो उसने बोला इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहता है कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी, एंड जिसका टर्नओवर, बड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, ये क्या कहता है, ये कहता है स्मॉल कंपनी, पहली बात, इज अ प्राइवेट कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है ये, प्राइवेट कंपनी है। पहली बात तो ये एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसकी
पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी, मैक्सिमम 4 करोड़, एंड बीच में आएगा एंड, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, एंड जिसका टर्नओवर एज पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम 40 करोड़ होगा, मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। तो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी और जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं तुम्हारे लोगों को, ये दोनों में एंड इसका दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। ये ना अमेंडमेंट कब आई है? ये अमेंडमेंट आई है 5/9/2022 को, 5 सितंबर 2022 को। पहले ये लिमिट पता है कितनी थी? अर्लियर सबसे पहले लिमिट होती थी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़ होगा। ये इससे पहले होती थी। और इससे भी पहले एक होती थी जिसके अंदर यह था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ होगा। तो पहले सबसे पहले जब स्मॉल कंपनी, जब कंपनी लॉ वाले कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये कंसेप्ट ओल्ड कंपनी एक्ट में नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट स्टेप कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये वाला स्मॉल कंपनी वाला और 1% कंपनी वाला। तो जब सबसे पहले स्मॉल कंपनी डेफिनेशन का जो जब जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे स्मॉल कंपनी ये वाली मानी जाती थी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। आज भी कुछ इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में कई कई जगहों पे ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पुरानी वाली। सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएस इंस्टीट्यूट हो, सीएम इंस्टीट्यूट हो, कई जगहों पे गलती है। आज भी कई जगहों पे ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि ओमिट हुए, जमाना हो गया। 2021 में ये वाली डेफिनेशन कट गई थी, 2021 में कट गई थी। फिर 2021 के अंदर ही ये वाली डेफिनेशन आई थी जिसमें यह बोला गया था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ये जो लिमिट पहले 50 लाख और 2 करोड़ वाली थी वो चेंज होकर ये वाली हो गई थी कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर 2022 में ये भी कट गई थी और 2022 के अंदर ये वाली डेफिनेशन आ गई थी जिसके अंदर अब ये बोला गया, इसी को डबल कर दिया। 2022 वाली डेफिनेशन में तो देखो मैंने बताया ना अमेंडमेंट कब आई थी, 5/9/2022 को, मतलब 5 सितंबर 2022 को। और 2022 के अंदर इसी वाली जो लिमिट थी इसको डबल कर दिया। पेड अप शेयर कैपिटल पहले 2 करोड़ थी, उसको 4 करोड़ कर दिया यहां पे इन लोगों ने, और टर्नओवर पहले 20 करोड़ था, उसको 40 करोड़ कर दिया इन लोगों ने। तो ये पहले वाली दोनों लिमिट कट चुकी हैं, अगर तुम्हारी बुक में होंगी भी तो उसे काटा मार देना, वो इररिलेवेंट है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप जो भी अटेम्प्ट दोगे आपके लिए ये वाली डेफिनेशन ही एप्लीकेबल है जो मैंने अब लिखवाई है, ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल, तो ये मैं नीचे वाली काट देता हूं, पहले क्या थी। तुम लोगों ने अगर नॉलेज के लिए लिखनी हो तो वीडियो बैक करके लिख लेना जो मैंने तुम्हारे को लिखवाई है, बैक करके, अगर नॉलेज के लिए लिखनी हो तो, ठीक है। अब मैं बता क्या रहा हूं कि ये जो लिमिट है स्मॉल कंपनी, मैंने बताया इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 4 करोड़ होगी एंड टर्नओवर इसका मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अच्छा चलो, पेड अप शेयर कैपिटल तो आपके हाथ में होती है, बढ़ना घटना, लेकिन टर्नओवर तो आपके हाथ में नहीं होता। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स, आप कितना माल बेच रहे हो। अब सेल्स तो कभी बढ़ भी सकती हैं, कभी घट भी सकती हैं, है ना। तो अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो तुम्हारी इस साल पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ थी, इसका मतलब ये तो लिमिट के अंदर थी, 4 करोड़ के अंदर थी, और मान लो तुम्हारा टर्नओवर इस साल 30 करोड़ था, अगले साल 50 करोड़ हो गया। अगले साल कितना हो गया? 50 करोड़। तो टर्नओवर तो तुम्हारे हाथ में होता नहीं, वो तो सेल्स है, जितना माल बिकेगा उतना टर्नओवर में आ जाएगा, तो वो तो तुम्हारे हाथ में। तुमने इसका ये वाली कंडीशन वायलेट कर दी, तुम इस कंडीशन से आउट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कोई, तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं कोई पेनल्टी लगेगी, ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। बस जो स्मॉल कंपनी के तुम्हारे को बेनिफिट मिल रहे थे कि मैंने तुम्हारे को बताया कि एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग करानी है 4 की जगह, है ना, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारे एडवांटेजेस आपसे छिन जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि स्मॉल कंपनी ऐसा नहीं कि कोई यूनिक कंपनी होती है। इंडिया में कंपनी 2 ही होती है, मेनली प्राइवेट और पब्लिक।
तो आप इसको फ्रॉम द डे वन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाओगे, ऐसा नहीं है इसके लिए स्मॉल कंपनी बनाने के लिए कोई अलग से नया फॉर्म जाता है। जैसे 1% कंपनी को बनाने के लिए तो अलग से एक फॉर्म जाता है, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है। ये स्मॉल कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल कंपनी एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो होती है वही स्मॉल कंपनी है। बस क्या ध्यान रखना है, अगर वो इस लिमिट के अंदर होगी तो वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल वाली हो जाएगी, अगर वो उस लिमिट के बाहर हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी बड़ी वाली प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि अगर आप ये लिमिट तोड़ दोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस लिमिट से बाहर हो जाओगे तो आपको जो स्मॉल कंपनी को बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे, बस यही मतलब है इसका। तो इसका आप जब तक इस लिमिट के दायरे के अंदर रहोगे आप एज अ स्मॉल कंपनी ट्रीट किए जाओगे, और आपको जो स्मॉल कंपनी तुम्हारे को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, वो सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को तोड़ देते हो, आप हो सकता है दोनों लिमिट को एक्सीड कर दो या इनमें से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर दो, तो आप कंपनी आपकी चलती रहेगी फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे बेनिफिट्स मिलने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बस यही इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन है, तुम मेरे को आंसर बताना कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 2.5 करोड़ रुपए, एंड मान लो इसका टर्नओवर है 35 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? अब बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, सर स्मॉल कंपनी ने, सर ने क्या सिखाया था कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी तो दोनों नीचे हैं, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ है मतलब 4 करोड़ से कम है, और इसका टर्नओवर 35 करोड़ है मतलब 40 करोड़ से कम है। तो दोनों लिमिट अंदर है, तो ओके स्मॉल कंपनी है। बच्चा लिखेगा यस ये स्मॉल कंपनी है, और आंसर आएगा 0, ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्योंकि हेडिंग क्या लिखी है मैंने, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। और जब मैं बोल रहा एक्स लिमिटेड इसका मतलब इट इज पब्लिक कंपनी, और मैंने स्टार्ट ही क्या करा था, स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। लॉ कहता है कि स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक कंपनी छोटी कंपनी नहीं हो सकती। ऐसी तुम्हारे को बहुत सारी पब्लिक कंपनियां मिलेंगी, ऐसी तुम्हारे को बहुत सारी पब्लिक कंपनियां मिलेंगी जिसकी मान लो पेड अप शेयर कैपिटल खाली 10 लाख रुपए है, बस, करोड़ तो छोड़ो, एंड जिसका टर्नओवर मान लो खाली 1 करोड़ है बस। तो इसका मतलब दोनों लिमिट्स के अंदर है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है तो उसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वो कह रहा है कि आप ऐसा नहीं, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ना इसकी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और गलत सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब स्मॉल कंपनी जो होगी वो प्राइवेट, जब मैं बोलता हूं कि स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, तो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाल लेते हैं कि पब्लिक कंपनी की जो लिमिट होगी वो हमेशा इन लिमिट से ऊपर होगी, 4 करोड़ से ऊपर, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक कंपनी आप 1 लाख रुपए से बना लो, 2 लाख रुपए से बना लो, 5 लाख से बना लो, आप पब्लिक कंपनी में जितनी मर्जी पेड अप कैपिटल रखो, जितना मर्जी टर्नओवर रखो, जैसे मर्जी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कभी स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा ही नहीं। लॉ कहता है उसे स्मॉल कंपनी का स्टेटस देंगे नहीं, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज के लिए बनती है। ये तो हमने जो छोटी मोटी जो लोग कंपनियां बनाना चाहते हैं, गिने चुने शेयर होल्डर्स मिलकर, फैमिली मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, ये हम उन्हीं को एडवांटेज देना चाहते हैं। इसका मतलब आप स्मॉल कंपनी में जितनी, अगर आप पब्लिक कंपनी के अंदर आप जितनी मर्जी कैपिटल लगा लो, जितनी कम से कम रखनी है रख लो, जितना मर्जी टर्नओवर आपका कम से कम हो, आपको कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। स्मॉल कंपनी का स्टेटस खाली किसको मिलेगा, प्राइवेट कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस प्राइवेट कंपनी को कब मिलेगा, जब वो दोनों लिमिट पूरी करेगी, दोनों एंड दोनों में, दोनों की दोनों एक साथ पूरी करेगी तब। अगर आप इन दोनों में से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई वायलेशन करी, आप पे कोई पेनल्टी लगेगी, मैंने बता दिया। इसका मतलब सिर्फ सिंपल इतना है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक लिमिट को भी एक्सीड कर देते हो तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलना बंद हो जाएगा। तो जो एडवांटेजेस मिलते हैं स्मॉल कंपनी वाले वो मिलने बंद हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी कंपनी स्मॉल प्राइवेट कंपनी से बिग प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा। हाँ, फ्यूचर में अगर आपकी लिमिट वापस अंदर हो गई, मान लो 1 साल एक्सीड करी, अगले साल आपकी लिमिट वापस कम हो गई, तो फिर आप अगले साल से फिर स्मॉल कंपनी के बेनिफिट लेने शुरू कर दो, जब तक लिमिट एक्सीड नहीं करती। तो ये तो एनुअल बेस पे देखा जाएगा। जब जब लिमिट बढ़ेगी आप स्मॉल कंपनी की तरह से बाहर हो जाओगे, आपको एडवांटेज मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे आप लिमिट के अंदर आ जाओगे तो आपको एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएंगे। वही वाली पता है, मोटापे की तरह, कोई इंसान मोटा हो जाता है तो वो भाग नहीं पाता, जैसे पतला हो जाएगा फिर वापस भागना शुरू कर देगा, एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वैसे ही है कि अगर लिमिट है लिमिट अगर बढ़ जाएगी तो एडवांटेज मिलनी बंद हो जाएंगी, लिमिट कम हो जाएगी तो वापस एडवांटेज मिलनी शुरू हो जाएंगी अगर दायरे के अंदर आ जाओगे। तो समझ आ गया। तो पहले कितनी लिमिट थी, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो पहले थी। अब कितनी कर दी, उसको डबल कर दिया, पेड अप जो 2 थी उसको 4 कर दिया, जो टर्नओवर 20 था उसको 40 कर दिया। और इससे भी पहले एक हुआ करती, मैंने बता दिया, पहले ये 2 की जगह 50 लाख होता था और ये 20 की जगह 2 करोड़ होता था, वो सब हट गया। अब जरा पढ़ना शुरू करो।
स्मॉल कंपनी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. A classification of a private company into a small company is based on its size, that is paid up share capital and turnover. In other words, such companies are small sized private companies. स्मॉल साइज कौन सी कंपनी? प्राइवेट. मैंने बोला ना स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी होती नहीं है, वो ऑलवेज प्राइवेट होती है. बस इसको स्मॉल के बोल रहे क्योंकि ये लेवल में छोटी है, इसकी पेड अप और टर्नओवर कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी. अब आगे बढ़ो. सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी डिफाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी मींस मतलब फाइनल जो लिखा वही मानना है. स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. बात ही खत्म हो गई ना. उसने सीधा स्टार्ट ही कैसे करा है? स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, तो मतलब कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है. इट मींस स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी. उसने बोला ना अदर देन अ पब्लिक कंपनी, इट मींस स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी. स्मॉल कंपनी ऑलवेज प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़. अब इस लाइन का मतलब क्या है तुम समझो. बहुत सारे लोग ना इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं. यहां पे लाइन के लिखे इसका मतलब बताएगा कोई मेरे को? इस लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या है? यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़. और सच हायर अमाउंट जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो बच्चे ना बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं ये मिनिमम है वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम की लिमिट है वो मैक्सिमम की लिमिट है. बहुत सारे लोग इसे ऐसे समझते हैं. नहीं, यहां तो स्टार्ट ही ऐसे कर रहा है विच डज नॉट एक्सीड, तो मतलब डज नॉट में 4 से एक्सीड जाने नहीं चाहिए, और नीचे बोल रहा है 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब. एज मे बी प्रिस्क्राइब, यहां पे एक शब्द लिखा है एज मे प्रिस्क्राइब. और पूरे कंपनी लॉ में जहां पे भी लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ रूल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रिस्क्राइब बाय एमसीए. जहां पे भी पूरे कंपनी लॉ में लिखा हो प्रिस्क्राइब एज मे प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रूल्स की फॉर्म में. इसका मतलब सीधी सी भाषा में यह है कि ये एक समझो कि ना आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये फ्यूचर की पावर है. कि इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने यह लिख दिया कि भाई स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस लिमिट को चेंज करके अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन वो जितना भी अमाउंट बढ़ाएगी वो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी. इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, मान लो जैसे पहले 2 करोड़ थी तो सरकार ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 4. इसका मतलब 10 करोड़ के अंदर अंदर है ना. ये वाली लिमिट पहले भी लिखी हुई थी यहां पे. इसका मतलब फ्यूचर की पावर है. इसका मतलब अभी सरकार ने 2 का चेंज करके 4 कर दिया है. इसका मतलब आज के डेट में हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. आने वाले टाइम पे हो सकता है सरकार इसको 6 करोड़ कर दे, 7 करोड़ कर दे, तो सरकार इस लिमिट को बढ़ा, अगर मान लो आने वाले टाइम पे सरकार ने इसको 4 करोड़ से चेंज करके 6 करोड़ कर दिया, इसका मतलब उस टाइम पे हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. इसका मतलब सरकार इसको बढ़ा सकती है आने वाले टाइम पे और, लेकिन वो जितना भी बढ़ाएगी लेकिन 10 करोड़ के अंदर अंदर रहेगी. ये इसका मतलब है. इसका मतलब सरकार को फ्यूचर के लिए एक पावर दी है कि आप आने वाले टाइम पे इस लिमिट को चेंज कर दो अगर करना चाहो तो, लेकिन कभी भी 10 करोड़ से ऊपर मत जाना. इसका मतलब आने वाले टाइम पे सरकार मैक्सिमम क्या कर सकती है, और जब मैं बोलूं सरकार, सरकार का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आने वाले टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैक्सिमम क्या कर सकती है कि आने वाले टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस 4 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर कहां तक लेकर जा सकती है? 10 करोड़ तक लेकर जा सकती है. 11 करोड़ नहीं कर सकती क्योंकि उनको पावर ही नहीं, उनको लास्ट पावर कहां तक दी है? 10 करोड़ तक. इसका मतलब ये कि अगर माने वालों, इसका मतलब मान लो कि अगर आने वाले टाइम पे सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 10 करोड़ के अंदर होगी तो स्मॉल होगी, लेकिन वो तब है जब आने वाले टाइम पे करेंगे. अभी के लिए ये लिमिट ही हमारे लिए इररेलेवेंट है. अभी के लिए ये तो सिर्फ कल हम समझो कि तो सिर्फ सरकार को पावर दी हुई है कि सरकार आने वाले टाइम पे, लिखा ना शब्द क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब नहीं लिखा. क्या लिखा है? एज मे बी प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब की जा सकती है मगर वो जितना भी प्रिस्क्राइब करेगी वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं करेगी. इसका मतलब अभी के लिए आपको सिर्फ एक ही लिमिट याद करनी है, 4 करोड़ वाली. बस बात खत्म. कि इसका अभी के लिए जो प्रेजेंट अमेंडमेंट आने के बाद जो लिमिट है वो कितनी है? 4 करोड़ है. कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. और आगे वाली लाइन का मतलब यह है कि अगर आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस 4 करोड़ की लिमिट को चेंज करके बढ़ा सकती है, लेकिन वो कहां तक बढ़ाएगी? लास्ट 10 करोड़ तक ही बढ़ाएगी. लेकिन वो जब बढ़ाएगी. अभी के लिए वो लिमिट हमारे लिए इररिलेवेंट है. अभी के लिए मतलब सरकार को फ्यूचर में पावर दी हुई है. अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. सेम ऐसे नीचे आओ. टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो उनका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, कितना माल बेचा,
डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। ये भी वही वाली बात हो गई कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी, इसका मतलब 100 करोड़ वाली बात लिखी, इसका मतलब भी वही इंटरप्रिटेशन है कि अभी के लिए सरकार ने 40 करोड़ की लिमिट बताई है कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी कि जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम पे सरकार चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है और, लेकिन जितना भी बढ़ाएगी लेकिन 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी। लास्ट कहां तक बढ़ा सकती है? 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि अगर मान लो आने वाले टाइम पे सरकार ने लिख दिया कि टर्नओवर उसका 80 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो कर सकती है। तो इसका मतलब फिर उस टाइम पे हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसका टर्नओवर 80 करोड़ से ज्यादा ना हो सकता है वो ऐसा कर देगी टर्नओवर उसका 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए आने वाले टाइम पे, तो फिर उस टाइम पे हम स्मॉल कंपनी उसको मानेंगे जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। लेकिन क्या वो 100 करोड़ से ज्यादा के बना सकते हैं? वो ऐसा बना सकते हैं कि जिसका टर्नओवर 110 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए? वो कर ही नहीं सकते, उनके पास पावर ही नहीं है सरकार के पास। लास्ट पावर कहां तक है? 100 करोड़ तक। इसका मतलब ये कि टर्नओवर को बढ़ाने के लिए लास्ट सरकार के पावर 100 करोड़ तक की है और पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ाने की लास्ट सरकार के पास पावर 10 करोड़ तक की है। लेकिन ये तो पावर है, हम अभी के लिए प्रेजेंट के लिए इररेलेवेंट है। अभी के लिए इंडस्ट्री में हम स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे? इन दो वाली लिमिट को ध्यान रखना है बस, 4 करोड़ और 40 करोड़ बस। अभी के लिए हम स्मॉल कंपनी इंडस्ट्री के अंदर किसको मानेंगे? सिर्फ दो लिमिट दिमाग में रखनी है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ होगी एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ होगा। अभी के लिए वही स्मॉल कंपनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अभी के लिए स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसकी ये दोनों लिमिट पूरी हो रही है बस, 4 करोड़ और 40 करोड़। बाकी वो जो उधर 10 करोड़ और 100 करोड़ वाली पावर है वो तो फ्यूचर लॉ मेकिंग पावर है कि सरकार आने वाले टाइम में लिमिट्स को 4 और 40 को बढ़ाकर ऊपर बढ़ाना चाहे तो 4 वाली को 10 तक लेकर जा सकती हैं और 40 वाली को 100 तक ले जा सकती हैं, 100 करोड़ तक। लेकिन अभी के लिए क्या है? वो इररेलेवेंट। और पहले कितनी थी लिमिट? 2 और 20, जो अभी 4 है वो पहले 2 करोड़ थी। तो इसका मतलब पहले हम क्या मानते होंगे? स्मॉल कंपनी उसको मानते होंगे पहले जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। और वही डबल कर दिया है, 2 की जगह 4 कर दिया, 20 की जगह 40 कर दिया। तो अब हम स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। बस इतना याद रखना है। कब आई अमेंडमेंट? 5/9/2022 को। डेट याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस लिमिट याद करनी। प्रोवाइडेड दैट, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, समझना है क्या है। अब ये पढ़ो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस डेफिनेशन शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब इस डेफिनेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो होल्डिंग और सब्सिडरी पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। मान लो अगर एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, मान लो इसके ऊपर एक एच लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी। अगर आप इसके ऊपर ऐसा कुछ बनाना चाहो और मान लो इसके नीचे आप बनाना चाहो एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहो, और होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है आपको पता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन 50% के शेयर होल्ड करती है, इक्विटी शेयर तो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, इसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। तो कह रहा है स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। इसका मतलब ये, अच्छा तुम खुद सोचो इसका लॉजिक क्या है। होल्डिंग सब्सिडरी क्यों बनती है? फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बड़ा करने के लिए, है ना। अगर मान लो मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर गई, अब मैं चाहूंगा कि मैं एक कंपनी और बनाऊं अपने ग्रुप के अंदर सब्सिडरी कंपनी, जिसको मैं और बड़े लेवल पे लेकर जाऊं ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। लेकिन स्मॉल कंपनी तो पहले ही छोटे लेवल पे काम कर रही है, इसको एक्सपेंशन की इतनी क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी एक लिमिट के दायरे के अंदर अंदर रहेगी। तो इसलिए स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। और मैंने तुम्हारे को बता दिया इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है तो ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। अगर आपने स्मॉल कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी बना दी तो फिर इसका मतलब वो स्मॉल नहीं रहेगी, फिर वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी और उसको फिर वो जो भी एडवांटेजेस मिल रहे थे स्मॉल कंपनी वाले वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने बोला ना, स्मॉल कंपनी को बनाने के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है मेरे भाई। स्मॉल कंपनी है एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ही, बस उसकी लिमिट जब तक इस दायरे के अंदर रहेगी और जब तक वो सारी कंडीशन स्मॉल कंपनी वाली पूरी कर रही होगी तो उसको बेनिफिट मिलते रहेंगे। अगर वो इस दायरे के बाहर हो गई या उसने कोई भी कंडीशन स्मॉल कंपनी वाली पूरी नहीं करी तो वो स्मॉल कंपनी तो रोक के रहेगी वो, लेकिन उसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेज मिलने बंद हो जाएंगे। तो सेम मैं अगर तुम्हें ये बताऊं कि अगर प्राइवेट लिमिटेड जो स्मॉल कंपनी है, मान लो इसकी लिमिट स्मॉल कंपनी के दायरे के अंदर है, मान लो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के अंदर है, इसका टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है, लेकिन ये मान लो कि इसने क्या कर दिया, एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो कि इसने होल्डिंग या सब्सिडरी अपनी कोई बना ली, अपने ऊपर कोई होल्डिंग कंपनी बना ली, अपने नीचे कोई सब्सिडरी कंपनी बना ली, तो जैसे ही ये होल्डिंग या सब्सिडरी बनाएगी तो इसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेजेस मिलने बंद हो जाएंगे। तो इसको स्मॉल कंपनी वाले क्या हो जाएंगे? एडवांटेजेस मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए सिंपल सी भाषा में अगर आपको स्मॉल कंपनी रहना है और उसके एडवांटेजेस लेने हैं तो स्मॉल कंपनी की ना तो कोई होल्डिंग कंपनी होगी ना कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा तुम खुद सोचो, सेक्शन 8 कंपनी तुम्हारे को मैं भी आगे पढ़वाऊंगा अभी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में प्रॉफिट करने के लिए बनी नहीं है।
अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो इंडिया में डोनेशन से चलती है, इनको डोनेशन चंदा, ये जितनी सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज जो इंडिया में बनती हैं या एनजीओ वगैरह बनती हैं, ये सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में बनती हैं ज्यादातर। तो ये तो इंडिया में चलती कैसे है, डोनेशंस की फॉर्म में। और आपको पता भी होगा, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा, जो नॉर्मल कंपनी होती है उनका पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको पता होगा जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, आपको आपके टीचर्स ने पढ़वाया होगा, उनका पीएनएल अकाउंट नहीं बनता, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उनका क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मतलब कितनी डोनेशन आ रही हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कोई संस्था की फॉर्म में चल रहे हैं तो खर्चे तो उनके होंगे ही, तो कितना वो खर्चा कर रही है, तो उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उनका पीएनएल अकाउंट नहीं होता, वहां पे प्रॉफिट लॉस का चक्कर नहीं होता। तो आप खुद सोचो, अच्छा इसका मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी होती होगी उसका टर्नओवर क्या होता होगा, उसकी इनकम, क्योंकि वहां पे तो उनके वही, वो कोई बिजनेस तो करनी नहीं, उनके पास जो इनकम आ रही है वही उनका टर्नओवर है। और डोनेशंस लेने की कोई लिमिट तो होती नहीं, जितनी मर्जी आ जाए। तो अगर डोनेशन लेने की कोई लिमिट नहीं होती, और अगर हम सेक्शन 8 कंपनी को डोनेशन लेना अलाउ कर देंगे कि आप स्मॉल कंपनी बन जाओ और आप डोनेशन, सॉरी, अगर हम स्मॉल कंपनी को डोनेशन लेना अलाउ कर देंगे, तो ऐसे तो उनकी लिमिट हर साल एक्सीड कर जाएगी 40 करोड़ से, तो स्मॉल कंपनी रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि डोनेशन तो करोड़ों रुपए में आती है और डोनेशन लेने की कोई लिमिट तो होती ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया कि इंडिया के अंदर स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती। इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट, आपको पता है ना सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी, मैंने तुम्हारे को बताया, आप उसे प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बना सकते हो, पब्लिक कंपनी की फॉर्म में बना सकते हो। तो अगर आप उसे प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में बनाओगे तो उसे स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिलेंगे, भले उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से अंदर हो या उसका टर्नओवर 40 करोड़ से अंदर हो। उसे वो सेक्शन 8 बनाई, और वैसे भी सेक्शन 8 कंपनी को अलग से बहुत एडवांटेज मिलते हैं। तो लॉ कहता है कि भाई तुम्हें वहां पे एडवांटेज मिल रहा है, तुम यहां वाले एडवांटेज लेके क्या करोगे? तो तुम अगर सेक्शन 8 कंपनी बहुत सारे एडवांटेज पहले ही मिल रहा है, तो तुम वो वाले एडवांटेज लो, यहां वाले मत लो। तो ले देखे, स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती, मतलब नॉन प्रॉफिट फॉर्म में नहीं बन सकती, इंडिया में हमेशा प्रॉफिट करने के लिए ही बनेगी। थर्ड, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस डेफिनेशन शैल अप्लाई टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अच्छा एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे एलआईसी, एलआईसी इंडिया में खुद के एक्ट से चल रही है, एलआईसी एक्ट से। एसबीआई, एसबीआई का इंडिया में खुद का एक्ट है, एसबीआई एक्ट। तो कह रहे हैं स्मॉल कंपनी तो कंपनी एक्ट में बन रही है, ये स्पेशल एक्ट से थोड़ी बन रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो खुद के एक्ट से चलती है, कंपनी एक्ट से नहीं चलती। जैसे एग्जांपल मैंने बताया एलआईसी, एसबीआई, इनका खुद का एक्ट है। जैसे हमारा आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीआई में हमारी जो खुद के इंस्टीट्यूट हैं, वो भी उनके खुद के एक्ट हैं, आईसीआई एक्ट, आईसीएसआई एक्ट, तो वो अपने एक्ट से चल रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट हमारे वैसे भी अपने एक्ट से चल रहे हैं, तो उनके ऊपर अपना वाला लॉ लगेगा, कंपनी लॉ नहीं लगेगा। तो ले देके कह रहा है कि कोई भी ऐसी स्मॉल कंपनी जो अपने, कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने एक्ट से बनी है, स्पेशल एक्ट से, कंपनी एक्ट में नहीं बनी, उसको भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है, याद रखो। इन 3 एक्सेप्शन के केस के अंदर ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। कौन कौन सी कंपनियां स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से आउट हो जाएंगी? एक तो वो सिंपल है कि अगर आप लिमिट से आउट हो जाओगे तब तो आप स्मॉल कंपनी से डेफिनेशन से आउट हो ही जाओगे। दूसरा, स्मॉल कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती कोई भी। स्मॉल कंपनी कभी भी इंडिया में सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में नहीं बन सकती। तीसरा, स्मॉल कंपनी कभी भी इंडिया में स्पेशल एक्ट की अगर कोई कंपनी है, उसको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो कंपनी एक्ट में कंपनी बनेगी उसी को स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट मिलेंगे। अब आता है प्रिविलेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब क्या आता है? प्रिविलेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी। प्रिविलेजेस का मतलब बेनिफिट्स। स्मॉल कंपनी अगर आप बनाओगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मैंने तुम्हारे को पहले बता दिया था कि स्मॉल कंपनी को एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नॉर्मल कंपनी की जो एनुअल रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न समझ आता है, नॉन फाइनेंशियल डेटा, एक कंपनी में साल में क्या क्या हुआ उसकी डिटेल भेजनी आती है आरओसी को, तो उसके ऊपर सीएस के साइन होने मैंडेटरी होते हैं। लेकिन वो कह रहा है अगर वो स्मॉल कंपनी है तो उसकी एनुअल रिटर्न के ऊपर या तो सीएस के साइन करवा लो, और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो किसी डायरेक्टर के ही साइन करवा लो, है ना। आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप सीएस के ही साइन करवाओ, वरना नॉर्मल एनुअल रिटर्न को सीएस से साइन कराना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो आपकी एनुअल रिटर्न को सीएस से साइन कराना मैंडेटरी नहीं है। और एक नॉर्मल कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करवाती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है। वो कह रहा है स्मॉल कंपनी को एजीएम पे रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंपनी के अंदर एक मिनिमम, देखो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन स्मॉल कंपनी तो एक छोटी कंपनी है, तो वो कह रहा है आप इसमें 2 डायरेक्टर भी रखोगे तो चलेगा, और इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ फायदे हैं स्मॉल कंपनी को जो मिलते हैं। तो अब मैंने तुम्हारे को लेटेस्ट वाली स्मॉल कंपनी पढ़वा दी है अमेंडमेंट के साथ, आई होप समझ आ गया होगा, लिमिट्स के साथ। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा अब तो ये डेफिनेशन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट आ सकती है, और जो सबसे ज्यादा आने के चांस है वो या तो डेफिनेशन की लिमिट के ऊपर बनाएंगे, या फिर वो इस प्रोवाइडेड डेट के ऊपर भी बना सकते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, मेन प्रोविजन के एक्सेप्शन। 3 एक्सेप्शन है कि इंडियन केसेस में स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा स्मॉल कंपनी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, प्रमोशन इन कॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में ना एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, रूल 25B। ये रूल 25B क्या है, हेडिंग क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक को लाने की सेंस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं ये किससे कनेक्टेड है।
इससे पहले ना एक रूल आया था, रूल 25A, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसके अंदर ना एक फॉर्म जाता था जिसका नाम था फॉर्म एक्टिव। इसको लाने का लॉजिक क्या था? फॉर्म एक्टिव, और एक्टिव की फुल फॉर्म थी एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, ये एक्टिव की फुल फॉर्म थी। अब ये जो रूल लाया गया है ना, अब इसको समझते हैं कि ये रूल 25A में क्या था और 25B क्यों लाया गया, उसी की कंटिन्यूटी में है। होता क्या था कि मान लो एक जगह है, मान लो एक जगह है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो एक जगह है दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक के अंदर। मान लो दिल्ली के अंदर एक जगह है चांदनी चौक के अंदर। मान लो उस जगह का नाम है, मान लो 112B ब्लॉक, चांदनी चौक। मैं सिर्फ दिल्ली, चांदनी चौक, दिल्ली, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं, सुनना। पहले क्या होता था कि एक ही, अब ये मान लो एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, तो मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है जेड लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। मान लो एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही है। पहले ना एक कंपनियों के कई सारे रजिस्टर्ड ऑफिस होते थे, मतलब सॉरी कई सारे कह रहा हूं, मतलब बहुत सारी कंपनियों का एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता था पहले। और मतलब एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के ऊपर कई सारी कंपनियां पहले क्या हो जाती थी, रजिस्टर हो जाती थी इंडिया के अंदर। पता ही नहीं लग पाता था कि एक पॉसिबल कैसे है कि एक एड्रेस पे इतनी कंपनियां बन रही हैं। बड़ी दिक्कत वाली बात थी। कई बार तो ऐसा भी होना शुरू हो गया कि मान लो अगर एक फ्लोर पे 4 रूम है, एक फ्लोर पे 4 रूम है, तो ये कंपनी 1 हो गई, ये कंपनी 2 हो गई, नीचे वाली कंपनी 3 हो गई, चौथी वाली कंपनी 4 हो गई। इस तरीके से कंपनीज बन जाती थी। रजिस्ट्रार को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है, कि अगर एक्चुअल में कोई कंपनी अगर वर्क कर रही है तो वहां पे स्टाफ तो होगा। इसका मतलब रजिस्ट्रार को पता लगने लगा कि भाई ये कंपनी एक्चुअल में वर्क ही नहीं कर रही है, सब शेल कंपनीज हैं। ये सब कौन सी कंपनीज हैं? शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज का मतलब होता है बबल कंपनीज, जो सिर्फ ऑन पेपर आरओसी के पास रजिस्टर्ड है लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही। जो ऑन पेपर आरओसी के पास रजिस्टर्ड है लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही, क्योंकि एक एड्रेस पे अगर इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उधर कंपनी एक आधी होगी, बाकी सारी कंपनियां तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जो ऑन पेपर है लेकिन एक्चुअल में पैसा घुमाने के लिए बनाई गई है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे जब जाओगे तो पता लगेगा वहां पे कोई कंपनी है ही नहीं, है ना। तो उसके लिए ना एक फॉर्म बनाया गया था, एक रूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रूल 25A। उसके लिए एक रूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था? रूल 25A। ये रहा 25A। इसके अंदर एक फॉर्म लॉन्च किया गया था, फॉर्म एक्टिव, और इसमें यह कहा गया था कि जो भी कंपनी 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले बनी है, उसको एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म एक्टिव। अच्छा, नाम से क्लियर है, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन का मतलब है कि होता क्या था, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है, तो उसमें क्या होता ना, बताता हूं। तो होता क्या था इस फॉर्म एक्टिव में ना, पता क्या करना होता था? आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बाहर से फोटो खींचनी होती थी, फोटो क्लिक करनी होती थी। और खाली फोटो उसकी क्लिक नहीं करनी, अंदर जिस जगह बैठे हो इनर से भी क्लिक करनी होती थी, प्लस जो डायरेक्टर है एक वहां का, उसको साथ में अपनी फोटो खींचनी होती थी। मतलब आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती थी वहां, इतना सब कुछ होता था अपलोड करने के लिए, ताकि ये पता लगे कि जेन्युइन है। तो दीवार, कमरे का बाहर से फोटो, ये सब आपको अपलोड करनी होती थी इस फॉर्म के अंदर, ताकि लोगों को लगे। इस फॉर्म को लाने का लॉजिक समझ आ गया ना? इस फॉर्म को लाने का लॉजिक ये था ताकि सरकार ट्रैक कर सके कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है, कंपनी ऑन पेपर कंपनी नहीं एक्चुअल में वर्क कर रही है, तो वहां पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअल में है, वहां पे बंदे बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, खाली कागजों वाली कंपनी नहीं है। उस फॉर्म को लाने का लॉजिक था। और सरकार के पास एक पावर है सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 के अंदर, अगर मैं आपको बात करूं, ये रहा, मैंने साथ में एक खोल रखा है, कि अगर रजिस्ट्रार को डाउट होता है कि आपकी कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है ढंग से, सिर्फ ऑन पेपर कंपनी चल रही है, तो रजिस्ट्रार वहां पे जाकर छापा मार सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 कंपनी एक्ट का बोलता है ना। और साथ में अगर उसको लगता है कि आपकी कंपनी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, तो वो आपकी कंपनी का नाम काट सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तो आपकी कंपनी को बंद भी करा सकता है। प्लस जो सबसेक्शन 8 में पेनल्टी बताई गई है वो तो लगेगी लगेगी। और वो पेनल्टी कितनी है? 1000 रुपए रोज के हिसाब से, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जिन्होंने हरकतें करी है। इसका मतलब सिंपल सा क्रक्स ये था, जो पहले के रूल है मैं उसको आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं। पढ़ाना मैंने आपको 25B है, लेकिन 25B को किस कंटिन्यूटी में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको सारा बैकग्राउंड दे रहा हूं। कि पहले एक 25A आया था, उसमें एक फॉर्म एक्टिव फाइल करवाया गया था, और एक्टिव फॉर्म की फुल फॉर्म क्या थी? ये एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। नाम से लेना, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज, मतलब जो कंपनी के लोग जो उसको चला रहे हैं, आप पहले बाहर से फोटो खींचो, उस डायरेक्टर साथ में फोटो अपलोड करेगा, और साथ में
उस फॉर्म के अंदर अपलोड करके भेजी जाएगी। और बड़ा अलग तरीके से होता था कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बहुत कुछ नापना होता था उस फॉर्म के अंदर, और वो फाइल करना होता था ताकि ट्रैक हो सके कि एक्चुअल में कंपनी वर्क कर रही है, बबल कंपनी नहीं है। और उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रार को डाउट है तो रजिस्ट्रार के पास, आपको पता है, सेक्शन 12(9) के अंदर पावर है ही, वो उस कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जाकर रेड मार सकते हैं, छापा मार सकते हैं, और उनको डाउट होता है कि कंपनी एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही, खाली ऑन पेपर है, तो वो कंपनी का नाम काट भी सकते हैं, बंद भी करा सकते हैं कंपनी को। यहां तक तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि अब आपको 25B समझ आने लगेगा कि अब इसकी कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो 25B किसकी कंटिन्यूटी में चल रहा है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 से कनेक्ट है वो। और 12(9) में क्या लिखा हुआ आपको पता है कि अगर रजिस्ट्रार को किसी कंपनी पे डाउट होता है कि वो एक्चुअल में फिजिकली वर्क नहीं कर रही है, खाली ऑन पेपर बनी हुई है, तो वहां जाकर वो छापा मार सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कंपनी एक्चुअल में वर्क कर भी रही नहीं, कंपनी के वहां पे लोग बैठे हुए हैं, नहीं खाली कागज पे कंपनी है। अगर उनको लगता है कि खाली कागजों पे चल रही है कंपनी, एक्चुअल में जो उस जगह पे वो ऑफिस ही नहीं है, उस जगह पे कंपनी वर्क ही नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को बंद कर सकता है, 12(9) में लिखा हुआ है। तो अब उसी से रिलेटेड एक रूल लाए हैं 25B, फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस की। रजिस्ट्रार जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या इसमें होगा, अभी इन चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं 25B के अंदर। ठीक है ना, आप स्टार्ट करते हैं इसको। अब पढ़ो क्या कहता है गाइस, रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है द रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MC21 शैल विजिट एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार। आपको पता होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, MCA21 का पोर्टल है, ये रहा दिखाते हैं आपको। वैसे तो आप लोगों ने सबने देख ही रखा है, मैंने कई बार दिखाया है। तो आपको किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी हो तो वहां पे निकल ही जाती है वैसे तो। ये रहा। तो आप किसी भी कंपनी की डिटेल निकालनी है, MC सर्विसेज में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये आपको, यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपनी सर्विसेज के अंदर नीचे की तरफ, सॉरी आओ, यहाँ पे चेक कंपनी नेम, कंपनी से इन कंपनी की डिटेल्स, यहाँ से सब कुछ निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा का ऑप्शन आ रहा है। जब यहाँ से जाओगे तो कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ निकल आएगा। तो होता क्या है, जैसे एक तुम्हारे को, अब तो मेरे पर टाइम नहीं है, खैर तुम लोगों को मैंने पहले किसी वीडियो में दिखाया ही हुआ है, चलो दिखा देता हूँ, रुको, लो कैसे निकलता दिखा देता हूँ, ये लो। मान लो हम यहाँ गए, हमें रिलायंस की डिटेल निकालनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख देते हैं। ये देखो, ये मैंने खोला, डिटेल डाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का एड्रेस आ रहा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही है, पूरा एड्रेस है 3rd फ्लोर, फ्लोर मेकर चैम्बर, नरीमान पॉइंट, मुंबई। तो इधर से कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सारी डिटेल निकल कर आ गई। कंपनी के फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो डायरेक्टर्स की डिटेल आ जाएगी, ये रही जी, ये देखो, नीता मुकेश अंबानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये डायरेक्टर, कंपनी थे 1/4/1977 को। तो इस तरीके से कंपनी की सारी डिटेल निकल आती है। तो वो ये कह रहा है कि रजिस्टर MC, इसे हम MC21 का पोर्टल बोलते हैं। इसे 21 पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि 21st सेंचुरी में बना था। तो MCA की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 21 से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 21st सेंचुरी में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल बनाया गया था। तो वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन तो किसी भी कंपनी की होती है, एड्रेस वगैरह तो उनके पास होता ही है। तो MC21 के पोर्टल पे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनके, जो आप जितने भी कंपनी टाइम टू टाइम फॉर्म्स अपलोड करती है, कंपनी बनते के टाइम पे या टाइम टू टाइम, और भी जितने भी डायरेक्टर अपॉइंट करा, बहुत सारी जो भी चीजें करी, तो उसके सारे फॉर्म्स रजिस्ट्रार के पास होते ही हैं। तो उसके बेस पे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में विजिट कर सकती है और फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकती है एज पर सेक्शन 12(9). और 12(9) में आपने पढ़ा था पावर जो रजिस्ट्रार के पास है वो आई सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 से है। और 12(9) मैंने आपको ये भी पढ़वा दिया, ये रहा, ये पढ़वाया ना कि 12(9) के अंदर ये पावर है रजिस्ट्रार के पास कि अगर उसको लगता है कि कंपनी उस जगह फिजिकल बिजनेस नहीं करे तो रजिस्ट्रार छापा मार सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है और उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है, प्लस उस कंपनी को रिमूव भी कर सकता है, नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से उसको काट भी सकता है। वो सारी पावर रजिस्ट्रार के पास है। कहता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी इन which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local police for such verification if required। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है, कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस वहां पे मिल ही नहीं रहा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ डाउट हो रहा है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है कि वहां के 2 लोकल बंदों को विटनेस बनाएगा
उसके सामने सारी चीजें नोट डाउन करेगा कि देखो भाई ये हम कंपनी को बंद करने वाले, यहाँ पे कोई कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही। आसपास के लोगों से पूछा जाएगा और लोगों की गवाही ली जाएगी, बताओ इस जगह पे कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही। तो लोग बताएंगे, तो ऐसे उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया जाएगा, उनकी विटनेस ले ली जाएगी कि तुम बता दो कि यहाँ पे कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही है। ऐसे कोई 2 लोग मिल गए और प्रूफ एविडेंस इकट्ठा हो गया, और अगर लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए तो वहां पे जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा उसकी हेल्प भी ले सकते हैं रजिस्ट्रार, और उसके बेस पर रजिस्ट्रार क्या कर देगा, उस कंपनी को बंद कर देगा अगर उसको डाउट हो रहा है तो। The registrar shall carry the document as filed as MC21 in support of the address of the registered office of the company for the purpose of physical verification and to check the authenticity. Authenticity का मतलब होता है genuineness. Of the same by cross verification of the copies of supporting documents by such address collected during the said physical verification, duly authenticated from the occupant of the property where at the said registered office is situated. बड़े ध्यान से आगे बात समझ आ गई। मतलब इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि रजिस्टर क्या करेगा, अपने पास से तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा ही जिसमें जब कंपनी ने फाइल करे होंगे। कंपनी जब कंपनी बनती है तो वो अपने एड्रेस के डॉक्यूमेंटेशन लगाती है कि हमारी कंपनी इस जगह पे सिचुएटेड है। तो वो जो कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगाई वो सब रजिस्टर के पास तो अपलोड ही होती है MC21 के पोर्टल पे। तो रजिस्टर वो कॉपी सारी लेके जाएगा और क्रॉस वेरीफाई करेगा कि जो एड्रेस उन डॉक्यूमेंट में लिखा है वो एड्रेस एक्चुअल में उस जगह पे है भी या नहीं, और अगर वो एड्रेस उस जगह का है तो एक्चुअल में वहां पे कोई कंपनी बनी है या नहीं बनी है, और वहां के लोगों से ऑक्यूपेंट जो है वहां के जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनसे क्या कराएगा, ऑथेंटिकेट करवाएगा, साइन करवा के लेके आएगा। The register shall take a photograph of the registered office of the company while causing physical verification। होगा आ गई ना बात। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही, दोनों में से जो भी है, तो वो दोनों ही केस में फोटो खींचेगा। अगर कर रही है तो आकर वापस आ जाएगा और अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा कि भाई ये कंपनी एक्चुअल में वर्क कर रही है, सिर्फ हमारा गलत डाउट था। और अगर उसको लग रहा है कि कंपनी वाकई में काम नहीं कर रही है, वहां पे कुछ गलत है, तो उसकी फोटो खींच के लाएगा। और जो रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन होगी शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट नेमली। तो जो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे करने जाएगा तो एक रिपोर्ट रेडी करेगा। उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, कंपनी का नाम और कंपनी का सिन नंबर। सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। या जब भी कोई कंपनी बनती है उसका एक यूनिक नंबर अलॉट होता है जिससे वो कंपनी ट्रैक होती है, उसको बोलते हैं सिन नंबर। कंपनी का लेटेस्ट एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर बाय द इशूड बाय द आरओसी। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय द आरओसी का मतलब है कि आरओसी ने उसको कब कंपनी बनने को अलाउ करा था। नेम ऑफ द रजिस्ट्रार, आपको पता है हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग होता है, तो किस आरओसी ने छापा मारा है उस रजिस्ट्रार का नाम, जिस तो रजिस्ट्रार जो छापा मारने गया है वहां पे उसका नाम, डेट और टाइम, किस डेट को आप छापा मारने गए थे, किस टाइम पे गए थे, जगह किस जगह पे छापा मारने गए थे, उधर का लैंडमार्क बताओ, कौन कौन से बंदे उस जगह पे अवेलेबल थे, इफ एनी। अच्छा इफ एनी को लिखा, क्या पता वहां पे कोई बंदा हो ही ना, वहां पे कोई ऑफिस ही ना हो, और अगर है तो उस बंदे का नाम, उसके बाप का नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस और उसका कंपनी से क्या रिलेशन है, कि वो कंपनी में डायरेक्टर है, कंपनी में एम्प्लॉई है, क्या है उसकी डिटेल। प्लस के अलावा कोई रिमार्क्स, प्लस उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करेगा, रजिस्ट्रार वहां से लेकर आएगा। अगर वो जगह ऑनर की है तो उसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट की उनकी कॉपी लेके आएगा। अगर वो जगह रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट, या अगर वो किसी और की, उसके मालिक कोई और रेंट की और रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो उसके मालिक से एनओसी का सर्टिफिकेट कि उनको इस जगह पे उन्होंने इस कंपनी को यूज करने के लिए दिया और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफ रखेगा स्टेट ऑफिस की। सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल, जो बंदा वहां पे अवेलेबल है उसके एक आईडी कार्ड लिया जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसको बोला जाएगा इसके ऊपर साइन करके दे, सेल्फ अटेस्ट करके दे, और एनी अदर डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। उसके बाद ये डेट और साइन कर दिए जाएंगे। और जो बंदा रजिस्ट्रार के बिहाफ पे गया था उसकी नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल विद ऑफिशियल एड्रेस। तो जो लोग वहां पे गए थे उनकी डिटेल्स भी आएंगी यहाँ पे, और उनका नाम और उनका एड्रेस। तो जिनके यहाँ छापा मारा जा रहा है उनकी भी डिटेल आएगी, जो छापा मारने गए उनकी भी डिटेल आएगी। और कह रहा है जी वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन नोटिसेस, the registrar shall send a notice to the company and all the director of the company of his intention to remove the name of the company from the register of companies and requesting them to send their representation along with the copies of relevant document if any within a period of 30 days from the date of notice before taking further action in accordance with section 248। 248 डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ में, कंपनी लॉ का सेक्शन 248 डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ में। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है कंपनी का नाम आरओसी के रिकॉर्ड से काट देना, इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग ऑफ। तो वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार जब वहां पे छापा मारने जाएगा और if he is found not to be capable of receiving and acknowledging the call communication notices, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे, देखो आपको पता होगा पहले क्या होता है, डायरेक्ट छापा मारने नहीं जाते। पहले रजिस्ट्रार पता क्या करता है, पहले उस कंपनी को नोटिस भेजता है कि आओ हमारे पास आके विजिट करो, है ना। उसके डायरेक्टर को बुलवाया जाता है कि हमारे को तुम्हारी कंपनी पे डाउट है। तो जो भी नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे उस कंपनी के, कोई भी बंदा उस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा। अब जब कोई भी रिसीव नहीं कर रहा इसका मतलब कंपनी फेक है, वहां पे कोई है ही नहीं, सिर्फ ऑन पेपर बनी हुई है, वहां पे एक्चुअल में कोई जगह है ही नहीं, कोई बंदा है ही नहीं, वहां पे कोई कंपनी बनी नहीं रही, ऑपरेट ही नहीं हो रही। अगर रजिस्ट्रार को ऐसा डाउट होता है
तो फिर वो उस केस में क्या करेगा, अब सारे डायरेक्टर्स को पर्सनली भेजेगा। पहले तो वो कंपनी के नाम पे भेज रहा था ना, अब वो सारे डायरेक्टर्स को पर्सनली नोटिस भेजेगा उनके घर पे कि भाई हम तुम्हारी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो तो बचा लो, 30 दिन के अंदर रिप्लाई रेडी करके दो कि हम तुम्हारी कंपनी को बंद क्यों ना करें, 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज हम आपको आपकी कंपनी को सेक्शन 248 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था ये रूल जो नया आया है इनकॉर्पोरेशन वाला। तो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में आपकी अमेंडमेंट आई थी रूल 25B, और क्या है आपको समझ आ गया। अब कर रहे हैं गाइस हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। आपको पता है कि हर एक कंपनी जो भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है जनता से, आपको पता है ना, पब्लिक से, देखो डिपॉजिट्स हम दो लोगों से एक्सेप्ट करते हैं, या तो अपनी कंपनी के मेंबर्स से या पब्लिक से। और पब्लिक से डिपॉजिट सारी कंपनी नहीं ले सकती, आप लोगों ने डिपॉजिट वाले चैप्टर पढ़ा था, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज ले सकती हैं, और नॉर्मल कंपनीज खाली अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती हैं। तो कंपनी ने जिससे भी डिपॉजिट लिया हो, मेंबर से या पब्लिक से, जिससे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करी हो, एफडी की फॉर्म में पैसा लिया हो, उस कंपनी को हर साल 30 जून को या उससे पहले पहले क्या करनी पड़ती है, एक रिटर्न फाइल करनी होती है फॉर्म डीपीटी 3 में। डीपीटी बना डिपॉजिट से, और इसके अंदर बताना पड़ता है कि इस साल उन्होंने कितने डिपॉजिट्स लिए, है ना, कितने अमाउंट के लिए, किससे लिए, वो सब डिटेल इसके अंदर आती है। कब फाइल करें, 30 जून को। तो इसमें एक अमेंडमेंट आई छोटी सी, क्या कि जब आप वो डीपीटी 3 फाइल करोगे, उसमें एक सीए के साथ, एक प्रैक्टिसिंग सीए से क्या करवाओगे, कंपनी का जो ऑडिटर है, जो आपकी कंपनी का ऑडिटर है, और वो कौन होता है, प्रैक्टिसिंग सीए होता है, जो जिसने आपकी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करे हैं, उससे एक स्टेटमेंट लिखवा कर दोगे एज ऑन 31 मार्च, मतलब इस साल का जो 31 मार्च निकला, उसके बाद ही तो जून आएगा ना, तो 31 मार्च तक की वो सीए एक स्टेटमेंट बनाकर देगा आपकी कंपनी की डीपीटी 3 के अंदर ही, जिसमें कि कंपनी की एज इफ पोजीशन क्या थी अभी तक, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, उनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से पड़ी, उन्होंने डिपॉजिट की फॉर्म में पैसा क्यों लिया, वो ठप्पा लगाकर कौन देगा, सीए एक स्टेटमेंट रेडी करके देगा। और वो स्टेटमेंट भी किसके अंदर लग के जाएगी, उस डीपीटी 3 के अंदर ही लग कर जाएगी। बस ये एक नई चीज ऐड हुई है, पहले स्टेटमेंट वाला कोई शब्द नहीं था कि कंपनी के ऑडिटर से एक स्टेटमेंट लगवानी है, उसके अंदर अब एक स्टेटमेंट भी लगवानी है कंपनी के ऑडिटर से उस डीपीटी 3 के अंदर ही, कि ये कंपनी ने ये क्यों करा है, कंपनी ने ये डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करें, उनको किस चीज की जरूरत थी, किससे करें, वगैरह वगैरह, वो डिटेल एक लगा के देगा। और रिटर्न कब फाइल करनी है, तो 31 मार्च तक जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट हुए, तो जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर मान लो साल 23-24 चल रहा है, तो 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का साल हो गया। ठीक है जी, तो इस डेट तक आपने जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं एज ऑन 31 मार्च, इसकी कंपनी का जो ऑडिटर है, और वो कौन होता है, कंपनी का प्रैक्टिसिंग सीए जो होता है, ऑडिटर है, वो एक स्टेटमेंट बनाकर देगा कि कंपनी ने सब क्यों लिया, किस लिए लिया, और फिर उसको इस सब चीजों की डिटेल ऑडिटर की स्टेटमेंट के साथ अब कब फाइल करोगे, 30 जून 2024 या उससे पहले पहले, बिफोर, किस फॉर्म में, फॉर्म डीपीटी 3 में। ठीक है जी, बस यही अमेंडमेंट थी, खत्म हो गई डिपॉजिट वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। अब और आगे क्या बोलता है, अब एक चार्जेस वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है छोटी सी। ये क्या अमेंडमेंट है, बहुत सिंपल सी, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बता देता हूं क्या है। आप लोगों ने जब चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करने के बाद सिक्योर्ड लोन लेती है, कोई लोन लेने के बदले अपनी कोई, जब भी कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी करती है, तो उसको एक फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी को, उसका नाम होता है फॉर्म CHG-1, है ना, पढ़ा था ना। और जब वो चार्ज की पेमेंट कर देती है, जब वो लोन चुका देती है आरओसी को, मतलब वो कंपनी को जिससे लोन लिया है, जब वो लोन चुका देती है, तो आरओसी को एक और फॉर्म फाइल करना होता है फॉर्म CHG-4। इसमें वो बता देती है कि भाई मैंने लोन की पेमेंट जो लिया था वो लोन चुका दिया, इसे हम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म बोलते हैं। एक ये CHG-9 है, ये भी क्रिएशन का ही फॉर्म है, ये भी चार्ज क्रिएट करने का फॉर्म है। चार्ज क्रिएट करने के दो फॉर्म होते हैं, CHG-1 और CHG-9। CHG-1 कब जाता है, अगर आप लोन डिबेंचर्स की फॉर्म में ले रहे हो तो CHG-9 जाता है। देखो लोन लेने के कई तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल लोन ले लिया, एक होता है डिबेंचर्स की फॉर्म में लोन ले लिया। अगर आप नॉर्मल लोन ले रहे हो तो CHG-1 फॉर्म जाता है, सिक्योर्ड लोन। अगर आप डिबेंचर्स इशू करके लोन ले रहे हो तो CHG-9 फॉर्म जाता है। और CHG-4 फॉर्म कब जाता है, चार्ज को रिडीम करने के लिए, मतलब जो आपने चार्ज जो लोन लिया था उसका पैसा चुकाने के लिए। तो ये बड़े सारे फॉर्म, अलग अलग फॉर्म फाइल होते हैं, CHG-1, CHG-4, CHG-8, CHG-9, आप लोगों को चार्ज के चैप्टर में पढ़ा है। कह रहा है अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म आरओसी को फाइल कर रहे हो, तो और अगर आपकी कंपनी इसमें से किसी भी प्रोसेस में चल रही है, हो सकता है आपकी कंपनी का रिवाइवल चल रहा हो, तो आपको पता होगा एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड चैप्टर है IBC, उसके अंदर ये बताया गया कि अगर आपकी कंपनी रिवाइव हो रही है, मतलब डूबने से वापस खड़ी हो रही है, तो अगर आपकी कंपनी डूब रही थी और डूबने से बचाने के लिए हमारे इंडिया में एक प्रोफेशन होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशन, नाम से क्लियर रहा है,
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, आपकी इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से कंपनी वापस खड़ी हो सकती है। अगर वो खड़ी कर पाएंगे उस तरीके से तो बढ़िया, अदरवाइज उस कंपनी को बंद करा दिया जाता है। तो जितने टाइम तक वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस कंपनी के अंदर आया है ना, या आपकी कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम पे लिक्विडेशन हो रहा होगा, तो उस दौरान अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई भी फॉर्म फाइल कर रही है किसी भी चीज की वजह से, आपने उस दौरान कोई लोन लिया या उस दौरान कोई लोन की पेमेंट कर रहे हो और आपकी कंपनी में इनमें से कोई भी बंदा उस टाइम पे है, तो आपको उसके भी साइन करवाने हैं। अगर आपकी कंपनी में लिक्विडेटर है, आपकी कंपनी वाइंडिंग अप है, तो उसके साइन करवाकर फाइल करना है फॉर्म, और उसके भी साइन लगवाने हैं उस फॉर्म पे। जो बाकी जो नॉर्मल लोगों के साइन लगते हैं उस फॉर्म पे, वो तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, वो तो मैंने बताया था, वो तो लगेंगे, साथ में लिक्विडेटर के साइन भी लगवाने हैं। अगर आपकी कंपनी की रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या चल रही है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ हुआ है और आपकी कंपनी की क्या चल रही है, सीआईआरपी बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, और आपकी कंपनी की सीआईआर पे चल रही है और आपकी कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है कि वापस आपकी कंपनी खड़ी हो जाए, और उस दौरान अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या करवाने हैं, उस पर साइन करवाने उस फॉर्म पे, आरओसी को फाइल करने से पहले। बस ये चार्जेस वाले चैप्टर की क्या थी, अमेंडमेंट। इसी के साथ आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म हो गई।